Hello dear students, this is Bharat Bhushan Sonakiya, Senior Inorganic Chemistry Faculty, Motion। आइए रीनीट 2024 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो भाई एलिमेंट जरा गौर से देखें कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। चारों के चारों एलिमेंट सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं और हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा है, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अगर आप देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये रहे सेकेंड पीरियड एलिमेंट। साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, ऑल्दो नियोन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, बट वो हमसे पूछा नहीं गया। कौन कौन से पूछे गए हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। देखो ये रहा आंसर, क्या आएगा? सेकेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है हमारे पास, फॉलोइंग डेटा इज फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिएक्शन है और उसके लिए हमें दिया हुआ है इनिशियल रेट 2 × 10⁻⁻10, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन दी हुई है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी एक की कंसंट्रेशन जहाँ कांस्टेंट होती है, सेम रहती है, और दूसरे में वेरिएशन होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ देखिए बी की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सेम है। अब हमें देखना है ए की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया बेटा, 1 से 2, मतलब 2 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? 2। मतलब इसको डबल करने पर रेट भी कितनी हो गई? डबल हो गई। मतलब 2 की पावर x, इसके रेस्पेक्ट में अपन ने ऑर्डर मान लिया x, इसके रेस्पेक्ट में मान लिया y। तो इसको डबल करने पर मतलब 2 टाइम्स ऑफ x, ये अपने पास रेट कितने टाइम्स हुआ बेटा? 2 टाइम्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x कितना होना चाहिए कि 2 की पावर x 2 के बराबर हो। इसका मतलब हमारे पास अगर अपन देखते हैं तो x = अगर 1 पुट किया जाए तो हमारे पास 2 पावर x मतलब 2 पावर 1 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। सिमिलरली अब यही कंसेप्ट अपन b के लिए भी अप्लाई करेंगे। b के लिए जब हमें अप्लाई करना है तो देखिए a की कंसंट्रेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में चेंज आया 1, तो 1 की पावर x हो गया। अब यहाँ पर देखा कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या हो गया बेटा? y हो गया आपके पास। अब यहाँ पर रेट को चेक करते हैं, ये है 4 × 10⁻³ और ये है 1.6 × 10⁻²। अगर आप इन्हें डायरेक्ट दिमाग में अगर कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे आप, 1.6 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻³ यहाँ से कट करने पर आपको कितना मिलेगा? 4 टाइम्स मिलेगा। कितने टाइम्स मिलेगा? 4। कैसे मिला? ये देखिए, ये कट किया 10 टाइम्स कट हुआ, ये कट किया इससे 0.4 टाइम्स, 4 × 10 4 हो गया। तो मतलब रेट में चेंज आया कितना? 4 टाइम्स का, और कंसंट्रेशन में चेंज आया 2। तो इसका मतलब 4 = अपन यहाँ से क्या लिखने वाले हैं? 2 पावर y, ये रहेगा आपके पास। तो 2 पावर y = 4। तो y कितना होना चाहिए बेटा? 2 की पावर कितनी लगाएंगे? 4 आ जाए, 2 लगाएंगे तब आएगा ऐसा। तो इसका मतलब हमारे पास a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 1 और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गया 2। तो 1 और 2 हमारे पास आंसर्स हैं। अब ऑप्शंस में देखा जाए तो पहले ऑप्शन में 1 और 0 है, ये आंसर नहीं है। 0 और 1 है, ये आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में 1 और 2 है, हमारे पास 1 और 2 ही आंसर हमें चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा? थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर थर्ड। अब आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 53। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइबोरेन गिव ए एडिशनल प्रोडक्ट विथ फॉर्मूला ऑफ CH3, यानी कि ये वाला दे रखा है कि प्रोपीन की रिएक्शन। अपन प्रोपीन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाए डाइबोरेन के साथ में, डाइबोरेन यानी कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो जाएगी। और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होगा? आपका BH3 साथ में THF होता है, या फिर अपन इसी के साथ में लेते थे डाइबोरेन B2H6। अब जैसे इसके साथ में बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपरली क्या होगा भाई? यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी तब कलर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ
हाइड्रोजन बोरॉन का आ जाएगा भाई, और साथ में रिएक्शन में यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरॉन और 2 हाइड्रोजन ऐसे रह जाएंगे। अब जैसे ही अपन यहाँ पे बात करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे इसकी होती है 2.1 होती है, इसकी होती है 2 होती है 2.0। तो नॉर्मल सी बात है, इसके बाद में थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपका जो बॉन्ड होगा वो कैसे ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक होगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट में आपका हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा और बोरॉन है वो टर्मिनल, यानी कि जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा वहाँ पे आपका जाके बोरॉन जुड़ जाएगा। और अगर बोरॉन वहाँ पे जाके जुड़ेगा तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा CH3 CH, यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आके जुड़ गया बोरॉन और साथ में 2 हाइड्रोजन है। यहाँ तक इस रिएक्शन में अभी भी आपका प्रोपीन का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है। और अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो आपके टोटल 3 मॉलिक्यूल यूज किए हुए हैं। तो 2 मॉलिक्यूल अपन आगे और ले लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल और यूज करूंगा। तो जैसे इस मैकेनिज्म से हुआ है सेम उसी के उसी सिन एडिशन हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट बनेगा। तब क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो आपके क्वेश्चन में गिवन है ट्राई एल्काइल बोरेन ने बना के यहाँ पे 2 डिग्री बनाया है, जबकि टर्मिनल नहीं बनाया। तो ये आपका आंसर सही होना चाहिए, जबकि इसमें दे रखा है आपका ये वाला दे रखा है, यानी कि CH3 CH3 और ये वाला दे रखा है। तो ये वाला ट्रायल वाला होगा, ये आपका गलत होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा। इस तरह से आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा है, इनकरेक्ट है। अब अपन स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 CH3 ट्राई बोरेन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि इसके साथ रिएक्शन करवा रखी है। CH3 है, CH है, CH3 है, इसकी NaOH और साथ में H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रखी है। और जब H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल बेटा इसके साथ में आपका जो बोरॉन है वो रिप्लेस हो जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल। और क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 CH2 विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव 2 प्रोपेनॉल, यानी कि आपका स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट है, यानी कि आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है और जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तो वो आपके ऑप्शन में मिलेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और आपका स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है बेयर्स रिएजेंट क्या है, यानी कि सिंपल आपको एनसीईआरटी का बेयर्स रिएजेंट के बारे में पूछा गया है। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है भाई, आपको क्लास में बताया गया था बेटा, बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका होता है बेयर्स रिएजेंट। इसको एक और भी अपन बोल सकते हैं 1% एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4 तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शन में गिवन है थर्ड ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नॉन जीरो डायपोल मोमेंट किसके लिए आएगा, यानी वो स्पीशीज जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। कुछ शेप ऐसे हैं जहां पर डायपोल मोमेंट जीरो आता है अगर सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे हों। वो शेप कौन कौन से हैं हमने लिखे थे। अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे हैं, उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रायगोनल प्लेनर है तो भी उसके लिए डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। कोई मॉलिक्यूल आपने टेट्राहेड्रल ले रखा है तब भी उसके लिए डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। कोई मॉलिक्यूल आपने ले रखा है स्क्वायर प्लेनर तब भी उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। इसके अलावा ट्रायगोनल बायपिरामिडल, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो आता है।
पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, यहाँ डायपोल मोमेंट 0 आता है। और इसके अलावा बाकी के आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो शेप दिखते हैं, भले ही सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे ही क्यों ना हो, वहाँ डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा होता है ये मॉलिक्यूल? टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल है, डायपोल मोमेंट 0 आएगा। CO2 किस तरह का मॉलिक्यूल है? लीनियर, डायपोल मोमेंट 0 आएगा। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड किस तरह का मॉलिक्यूल है? ये है ट्राइगोनल प्लेनर, डायपोल मोमेंट इसका भी 0 आएगा। रही बात HI की, तो बेटा डाई एटॉमिक स्पीशीज में जो बॉन्ड का नेचर होता है वही मॉलिक्यूल का नेचर होता है। HI बॉन्ड पोलर है, EN में डिफरेंस है, और EN में अगर डिफरेंस हो तो बॉन्ड पोलर होता है। और डाई एटॉमिक स्पीशीज में अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर आएगा, बॉन्ड अगर नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर आएगा। ऐसे में आंसर क्या आने वाला है? सेकंड, HI। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यानी कि आपको एक सीक्वेंस वाली रिएक्शन दे रखी है। अब इस सीक्वेंस वाली रिएक्शन में अपन को सबसे पहले बेटा कंपाउंड में क्या दे रखा है? एक तो आपको इथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर दे रखा है, और एक आपको नाइट्रो ग्रुप दे रखा है NO2। अब यहाँ पे बेटा पहली रिएक्शन करवा रखी है CH2FeCl3 के साथ में, यानी कि आपकी एक तरह से ये आपकी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन में अब बेटा जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर दो ग्रुप हो अलग अलग, एक आपका इथाइल ग्रुप है, ये आपका शो करेगा +H, साथ ही साथ +I, यानी कि आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई? एक्टिवेटिंग। ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जब NO2 होता है बेटा उसका लगता है मिजोमेरिक में नेगेटिव वाला -M और साथ में -I। इस वजह से ये आपका हो जाएगा, वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग। जब एक साथ में दो ग्रुप दे रखे हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप भी दे रखा हो और साथ ही साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दे रखा हो, उस कंडीशन में आपकी जो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जाके उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इथाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे, इथाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा बेटा? NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उसकी पैरा पोजीशन तो पहले से क्या है? ऑक्यूपाई है। तो अब सिर्फ अटैक कौन सा पोजीशन पे होगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे। और ऑर्थो पोजीशन पे आके आपका जुड़ जाएगा CH2 CH3, और साथ में नीचे पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा होगा, और साथ ही साथ इसके साथ में अपन का आके क्या जुड़ जाएगा बेटा? क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, यानी कि क्लोरीनेशन हो गया। अब अगले स्टेप में दे रखा है SN + HCl, यानी कि आपका रिडक्शन दे रखा है। और जब अपन रिडक्शन करवाते हैं SN HCl या फिर आयरन दे रखा होता है FeHCl, और इसके साथ में बेटा रिडक्शन करवाते हैं तो आपका जो NO2 ग्रुप होता है वो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाएगा आपका NH2 ग्रुप, यानी कि आपका यहाँ पे रिएक्शन में CH2 CH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा NH2 ग्रुप। अब देखो जी अगले स्टेप में क्या दे रखा है बेटा? NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्रेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl दे रखा है, यानी कि अपन जब नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका NaNO2 HCl, और आपका बेटा टेम्परेचर दे रखा है 273 से 278, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर में आपका जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन डाइओजेनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका बेंजीन डाइओजेनियम बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे जाके NH2 N2+ Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप वैसा का वैसा रह जाएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है? आगे बेटा दे रखा है Ki के साथ में रिएक्शन, और सिंपल अगर Ki के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आयोडीन ग्रुप होगा वो N2 ग्रुप को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, और N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अपन का ऑलरेडी क्लोरीन जुड़ा हुआ था तो अपन वैसा का वैसा क्लोरीन जोड़ देते हैं, और यहाँ पे आपका आयोडीन आ जाएगा और जुड़ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे आपका आ गया आयोडीन ग्रुप, और यहाँ पे अपन का क्लोरीन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई? देखो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, ये तो आपका गलत है। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे आयोडीन नहीं, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, आयोडीन नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। नीचे वाला देखो, हाँ यहाँ पे आपके ऑर्थो पोजीशन में क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब क्लोरीनेशन अपन ने सही करवाया था। उसके बाद में देखो भाई आयोडीन कहाँ चलेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड, व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। अब देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड जिसके साथ इसकी टाइट्रेशन की गई है वो एक वीक एसिड है। क्या है बेटा, ये वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का अगर एंड पॉइंट देखा जाए तो हमारे पास स्लाइटली बेसिक साइड पर होगा, मतलब एंड पॉइंट पर हमारे पास जो पीएच आएगा वो बेसिक साइड पर आएगा। बेसिक मतलब ग्रेटर देन 7 होगा। अब ग्रेटर देन 7 वाला इंडिकेटर हमें यहां यूज करना पड़ेगा, जो हमारे पास एंड पॉइंट पर कलर चेंज करेगा। अब यहां पर फिनोफ्थलीन अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमारे पास 8 से 10 के बीच में पीएच चेंज पर कलर चेंज करता है, तो इसका मतलब फिनोफ्थलीन यहाँ पर सुटेबल इंडिकेटर हुआ। तो हमें आंसर तो मिल गया भैया कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए फिनोफ्थलीन आपके पास सुटेबल इंडिकेटर हो गया। अब इसके कलर चेंज की बात करते हैं। जब हमारे पास फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है तो पहले वो कलरलेस होता है, और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में जाता है वो लाइट पिंक कलर शो करने लग जाता है। मतलब कलरलेस से कहाँ गया बेटा, वो पिंक की साइड पर गया। अब अपने को यही ऑप्शंस में चेक करना है कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हो और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमारे पास कलरलेस से पिंक में चला जाए। तो पहले ऑप्शन में पड़ा फिनोफ्थलीन पिंक टू येलो, नहीं है। एल्कलाइन KMnO4 कलरलेस टू पिंक, ये भी नहीं है। फिनोफ्थलीन ये सही मिला, कलरलेस टू पिंक सही मिला। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आने वाला है थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच कॉलम है। मैच द कॉलम में आप देखेंगे नाइट्रोजन एटम, क्या ये एटम पैरामैग्नेटिक होता है? बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2p3। 2p3 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। क्या ये ग्रुप 18 में है? बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्रुप 15 में वो एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है? हाँ, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, नो डाउट। और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी अच्छी खासी है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के लिए आएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें तो इसके लिए मैच कर रही हैं। ए के लिए आप क्या क्या मैच कर पा रहे हो? पहली चीज़, ये पैरामैग्नेटिक है एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, फर्स्ट मैच हो रहा है। एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15, थर्ड भी मैच कर रहा है। अगले को देखते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी बी, फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी F2। F2 में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या ये पैरामैग्नेटिक होता है? नहीं। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा के देखें, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2, जब ये करते जाएंगे ना तो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे। वैसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक शॉर्टकट दिया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा हो, इवन में आ रहा हो, और वो इवन नंबर 10, 16, 32 ना हो, तो फिर जो स्पीसीज आएगी वो डायामैग्नेटिक आएगी, पैरामैग्नेटिक नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन है, बट वो इवन नंबर क्या नहीं है, 10, 16, 32 नहीं है, तो स्पीसीज क्या होगी, डायामैग्नेटिक। तो F2 तो डायामैग्नेटिक होता है, फर्स्ट हो नहीं सकता। ग्रुप 18 में ये आता नहीं है तो सेकंड उसके लिए नहीं हो सकता। ग्रुप 15 को ये बिलोंग नहीं करता। हाँ, अगर आपको पता है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर होता है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। आप देख सकते हैं जो SRP की टेबल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखते हो या फिर रेडॉक्स में लिखते हो, उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू जो देखते हो SRP की, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, वो फ्लोरीन के लिए ही तो आती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें O2 की, है ना, तो B तो हमारा किससे मैच कर गया, 4 से। अब C O2 मॉलिक्यूल, मेरे हिसाब से हम सब ने कहीं ना कहीं ये रखा है 10, 16, 32 अगर ये नंबर आ रहा है तो स्पीसीज के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी। तो जहाँ तक O2 की बात है, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का शॉर्टकट अभी मैंने बताया है, आप अप्लाई करो। 10, 16, 32 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है।
क्या ये 18 ग्रुप में है? नहीं। क्या ये 15 ग्रुप में है? नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं। यानी जो सी आपका मैच करेगा वो फर्स्ट के साथ मैच करेगा, सी फर्स्ट के साथ मैच करेगा। रहा जिनॉन एटम, जिनॉन एटम कहाँ आता है? 18th ग्रुप में आता है, और 18th ग्रुप के जितने भी हैं उनमें मोस्ट रिएक्टिव जिनॉन ही होता है भाई, यानी डी मैच करेगा किससे? सेकंड से। तो भाई ए को किससे मैच करा सकते हो आप? फर्स्ट से मैच करा सकते हो या फिर थर्ड से। एक ऑप्शन फर्स्ट वाला दे रखा है, दो थर्ड वाले। बी पे आ जाते हैं। बी किससे मैच करेगा? 4 से, यानी ए आंसर नहीं हो सकता। बच गया सेकंड और 4, दोनों में B4 आ रहा है। अब सी को देखते हैं। सी आप किससे मैच करा सकते हो? फर्स्ट से। और सी को अगर फर्स्ट से मैच कराओगे, डी को सेकंड से मैच कराओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। तो चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगर हम कोरोजन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एग्जाम्पल आता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन का आता है कोरोजन के एग्जाम्पल में, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ये तो कोरोजन का एग्जाम्पल है। फिर अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो ऑर्नामेंट्स हमारे फैमिली में पहने जाते हैं, घर पे जो पहने जाते हैं चांदी के, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि काले कलर का कलर चढ़ जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, उसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, राइट। तो ये भी हमारे पास कोरोजन का एग्जाम्पल है। फिर तीसरा आपके पास कॉपर के ऊपर आपने पाया होगा, घर पे अगर कोई बर्तन होते हैं या कॉपर के कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर भी आपने देखा होगा ग्रीनिश कलर चढ़ जाता है, तो वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट, ये हमारे पास है। और यही रीज़न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जबकि वो कॉपर का बना हुआ है और उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? ग्रीन कोटिंग चढ़ा हुआ है, इसलिए वो ग्रीन नजर आता है, राइट। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए? कोरोजन के। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हम अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन हुआ, राइट। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पूछा हुआ है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। होप यू गेट योर आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट, कौन से पेयर ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम आएगा? बेटा जहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सेम आएगी। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप बात करें जिंक +2 की, जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d10, आर्गन 3d10 के साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। ये स्पीशीज ही क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक, 0 डायपोल मोमेंट। टाइटेनियम +2 एटॉमिक नंबर 22 के साथ 3d2 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे 3d2 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। नेक्स्ट स्पीशीज कौन सी है? क्रोमियम, ये तो हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देख लेते हैं भाई। बी में क्रोमियम +2 है, 3d4 3d5 4s1 होता है क्रोमियम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो 3d4 बचेगा, 3d4 के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट है आयरन +2। बेटा आयरन +2 एटॉमिक नंबर 26 के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो आएगा आर्गन 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो 4s के, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 बचा। d6 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। तो डेफिनेटली बी जो आपके पास दिया है इसमें दोनों की दोनों स्पीशीज कैसी हैं? सेम मैग्नेटिक मोमेंट रखेंगी। क्यों सेम मैग्नेटिक मोमेंट रखेंगी? क्यों इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो सेम आएंगे। नेक्स्ट टाइटेनियम +3 कॉपर +2 देखते हैं। सी ऑप्शन जो दे रखा है आपके लिए, तो ऑप्शन सी में टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर्गन 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करो 3d1 बचेगा, 3d1 के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अच्छा कॉपर 3d10 4s1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 3d9, और 3d9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यानी सी में जो 2 स्पीशीज दे रखी हैं इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आएगा। ऑप्शन डी को देखा जाए, ऑप्शन डी में वेनेडियम +2 है।
वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, 3d3 आता है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो है आर्गन 3d3, आर्गन 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3 आएंगे। और लास्ट कॉपर +1, कॉपर +1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d10 और 3d10 के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 1। आप देख सकते हैं बी और सी, यहाँ पर जो दो स्पीच दे रखी हैं दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। बी और सी को मिलाकर जो आपका आंसर बनता है वो आता है 4, आंसर 4 आएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो। ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमें दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में A2 और B2 रिएक्टेंट है और A3B प्रोडक्ट है, राइट। जबकि इक्वेशन 2 में A3B तो आपके पास क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट हो गया। तो इससे ये बात पता चली कि अपन ने इक्वेशन को क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जब भी किसी इक्वेशन को उल्टा किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? 1/, हो जाता है। इसका मतलब K2 के साथ जब रिलेशन निकाला जाएगा तो K1 उल्टा तो हो गया, ये तो अपने को पता चल गया। पर अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है? डिफरेंट है। यहाँ कोफिशिएंट है 1 और यहाँ कोफिशिएंट है 2। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हमने जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा तब इसका कोफिशिएंट कितना आ गया होगा बेटा? 1 आ गया होगा। जब इसको 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपके पास कोफिशिएंट क्या हो गया होगा? इसका 1। तो इसका मतलब हमने इक्वेशन 1 को हाफ से भी मल्टीप्लाई किया और इन्वर्स भी कर दिया। जब किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में वो नंबर चला जाता है। तो अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब K1 की पावर में चला जाएगा हाफ। तो बेटा आपके पास यहाँ पर हो गया K1 की पावर हाफ। अब रिएक्शन को उल्टा किया था इसीलिए 1/K1 पावर हाफ हो गया, राइट। ये K2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब K2 इज इक्वल टू 1/√K1। तो ये आंसर रहा। अब इसको ऑप्शंस में चेक किया जाए। पहला ऑप्शन आपके पास है K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2K2, ये नहीं है। K2 इज इक्वल टू K1/2, ये भी नहीं है। K1 इज इक्वल टू 1/K2 स्क्वायर रूट, ये भी नहीं है। K2 इज इक्वल टू 1/√K1, हाँ ये सही मिला अपने को। तो इसका मतलब अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना बेटा? 4th बन गया। ठीक है, होप यू गेट योर आंसर। थैंक यू। बेटा क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ क्या पूछा गया है? सॉल्युबिलिटी क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म कैसा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। वैसे नॉन पोलर तो नहीं है बट हाँ ऑलमोस्ट नॉन पोलर मान सकते हैं। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर लोगे तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी तो मिनिमम आएगी भाई। अच्छा, आप डायपोल मोमेंट जितना कम रखोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। मिनिमम डायपोल मोमेंट आएगा साइक्लोहेक्सेन का, ये है ही नॉन पोलर, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। मिथाइल साइनाइड और मिथेनॉल में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आता है? डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है मिथाइल साइनाइड का। डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। मिथेनॉल का डायपोल मोमेंट मिथाइल साइनाइड से ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, PCl5 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहली बात तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल है। बेटा जो एक्सियल बॉन्ड पेयर है उसके लिए 90 डिग्री पर ये 3 बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगाते हैं। रिपल्सन ज़्यादा लगने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेच करता है, जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आने लग जाती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम मानो आप। तो बॉन्ड लेंथ में आपको याद रखना होगा कि जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ तो आती है ज़्यादा और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ कम आती है, यानी x ग्रेटर देन y आता है। तो पहला स्टेटमेंट, इसमें दो डिफरेंट टाइप के क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। आप इक्वेटोरियल देखोगे तो 120 का एंगल मिलेगा, एक्सियल देखोगे तो 180 का एंगल मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट, PCl5 के बाद 2 डिफरेंट टाइप के क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड एंगल हैं, बिल्कुल हैं। अगला स्टेटमेंट, सारे 5 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड आइडेंटिकल लेंथ के हैं, नहीं है। यही तो गलत है और यही तो बताना है। क्यों नहीं है आइडेंटिकल लेंथ के? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड को रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिपल्सन कम लग रहा है। जहाँ रिपल्सन ज़्यादा लगेगा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी। आंसर सेकेंड आएगा।
नेक्स्ट PCl5 एक्टिवेट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है इसका, और स्टेरिक नंबर 5 के साथ हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो कौन सा आता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आता है। तो PCl5 एक्टिवेट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही बात है। 5 क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड है, फॉस्फोरस क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड है, वो सामने ही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत जा रहा है, वो है सेकंड। 63 का आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। The next question is, choose the correct statement for the work done in expansion and heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum। अब वैक्यूम में अगर कोई गैस एक्सपेंड होती है, दैट मीन्स वो फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल हुआ। किसका एग्जांपल हुआ, फ्री एक्सपेंशन का। और फ्री एक्सपेंशन के केस में P एक्सटर्नल 0 होता है, इसका मतलब W इज इक्वल टू भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात, यहां पर हमें बोला हुआ है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस के लिए है। अब आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज में भी कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए अपन ने लिखा डेल ई इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, राइट। अब ये दोनों हमारे पास आ गए। अब अगर अपन यहाँ पे फ्लोट देखें, फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका इक्वेशन आपको पता होगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की बात करते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस 0, तो क्यू यहाँ से क्या है बेटा, 0। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में हमें वर्क डन की बात बोली हुई है और हीट की बात बोली हुई है, इसीलिए अपन ने वर्क डन और हीट को कंसिडर करते हुए ऑप्शंस को देखना है। बोथ हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, ये तो नहीं है, दोनों 0 आ रहे हैं, तो अपने को ऑप्शन में वही ढूंढना है जिसमें ये दोनों 0 हो जाए, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ये भी नहीं है। वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल ऑल्सो बी 0, इसका मतलब ये सही है। तो आंसर हमारे पास क्या बना बेटा इस क्वेश्चन का, थर्ड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0 एंड द हीट विल रिमेन 0। हीट तो 0 होगी पर वर्क डन भी 0 होगा हमारे पास, इसीलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें थर्ड आंसर ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप थर्ड टिक करें और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं, ठीक है बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड को अपन को क्या देना है, IUPAC नाम देना है। और IUPAC नाम देने के लिए अपन इस कंपाउंड में अगर देखेंगे तो आपका बेटा एक भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, और अगर एक भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, इसका मतलब ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और जब आपको सब्स्टिट्यूएंट दे रखे होते तब IUPAC रूल्स कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, और मिनिमम नंबर में इसको अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, बताओ बेटा यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, वो आपके आएंगे, एक तो 1 पे आएगा, एक 2 पे आएगा, एक आपका 4 पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग ना करके इस साइड से अगर नंबरिंग करूँ तो देखो, अगर बेटा यहाँ से मैं करूँगा नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपके नंबरिंग करने पर कौन सा आ जाएगा भाई, एक तो 1 पे आ जाएगा, एक 2 पे आ जाएगा और एक 5 पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिनिमम नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एंड अगर ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी तो आपका नाम हो जाएगा, इसका IUPAC नाम होगा बेटा, इसको अपन बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो। इसको अपन बोलेंगे नाइट्रो, इसको अपन बोलेंगे इथाइल। और इनको अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो अपन जब भी IUPAC नंबरिंग देते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ बेटा, पहले आपका सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, यानी कि जब IUPAC में नाम दूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 4 इथाइल। फिर आपके दे रखा बेटा नाइट्रो और फ्लोरो में आगे कौन आएगा, एफ आएगा, तो आपका पहले लिखूंगा 1 फ्लोरो। और फिर आपका आगे लिखा हुआ है 2 नंबर पे आ जाएगा 2 नाइट्रो।
और आगे लिखेंगे अपन बेंजीन, बेंजीन। और ये आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये आपके दे रखा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा सेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा भाई? तो लेंथेनॉइड में एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि वो सारे लेंथेनॉइड जो +4 में हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर +3 में जाएंगे और वो किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। मान लो कोई लेंथेनॉइड ऐसे हैं जो +2 में हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे और +3 में कन्वर्ट होंगे, और ऐसे में वो किसकी तरह काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यानी लेंथेनॉइड +2 या +4 में तो उसको आना तो +3 में ही है, +2 से भी +3 में आना है, +4 से भी +3 में आना है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो सीरियम और टर्बियम दोनों +4 में, दोनों +3 में आएंगे। कैसे आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो सीरियम +4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टर्बियम +4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं दोनों +3 में, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं यूरोपियम +2 में, टर्बियम +2 में, और +2 वाला आयन कहाँ जाएगा? +3 में जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आंसर आएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है वापस, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, यानी कि आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। और गलत स्टेटमेंट कौन कौन सा है अपन एक एक करके रिएक्शन चेक करते हैं। पहले बेटा आपकी रिएक्शन दे रखी है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसके साथ में किसकी रिएक्शन करवाएगी बेटा? वाटर की, और साथ में हीट दे रखा है। तो आपका यहाँ पे जो वाटर होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे बेटा अपन देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन है? ऐसे नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, यानी कि आपका वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइलिक साइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे क्लोज होगा, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो आपके पहले ऑप्शन में क्या बन रहा है भाई? एसिटिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है? करेक्ट है, जबकि इसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करने के लिए अपन दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपको दे रखा है बेंजामाइड, दूसरे में दे रखा है भाई बेंजामाइड, बेंजामाइड। अब बताओ बेटा, बेंजामाइड की रिएक्शन करवा रखी है आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और सेकंड स्टेप में आपका वर्कअप दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है भाई? वाटर दे रखा है। तो ये आपको सिंपल रिडक्शन वाली रिएक्शन में बताया गया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो आपका बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका क्या करता है बेटा? अमाइड को, अगर 1 डिग्री अमाइड है तो क्या करेगा? 1 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका 2 डिग्री अमाइड से तो क्या कर देगा? 2 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपका 3 डिग्री अमाइड है तो क्या कन्वर्ट कर देगा? 3 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अपन को बेटा दे रखा है वो 1 डिग्री अमाइड दे रखा है, तो ये आपका कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 में। और इस तरह से आपका ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बेंजोइक एसिड दे रखा है। इसका मतलब ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि ये वाला नहीं बनना चाहिए था। तो अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। फिर भी अपन इन 3 ऑप्शन को, यानी कि तीसरे वाले को और चौथे वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें बेटा आपका दे रखा है CH3 CH2 OH, और साथ में दे रखा है KMNO4 और साथ में OH, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है। और अगर बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो यहाँ पे आपका कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे एसिटिक एसिड दे रखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है, यानी कि पहले वाला भी करेक्ट था, ये वाला भी करेक्ट था।
अब अपन देख लेते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे बेटा आपका प्रोप दे रखा है 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ पे दे रखा है CrO3 H2SO4, और जो आपका CrO3 H2SO4 होता है इसको बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। क्या बोला जाता है भाई? जोन्स रिएजेंट। और जो जोन्स रिएजेंट होता है वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसको ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। तो आपका यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OS, यानी कि यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपको करेक्ट दे रखा है। तो अपन को इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड लेंथेनॉइड आयन में जो आते हैं वो क्यों आते हैं? लेंथेनॉइड में कलर आने का रीजन क्या है? इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। जैसे आप डी ट्रांजिशन की बात करते हो ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो f ऑर्बिटल हैं वो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शायद ऐसा होता है, प्रोबेबली। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? प्रोबेबली, कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर f ऑर्बिटल में ही क्या हो रहा है? एक्साइट हो रहा है। ठीक वैसे जैसे आपने डी ट्रांजिशन देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वहाँ पर f के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से वो जो बैंड आपको मिलते हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड आपको कैसे मिलते हैं? नैरो बैंड मिलते हैं। तो बैंड एब्जॉर्प्शन के कैसे होते हैं? नैरो। और ये क्यों है? क्योंकि एक्साइटेशन हो रहा है f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का। आंसर क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। मेरे हिसाब से हम सबको पता होता है कि हेक्साडेंटेट है। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इथाइलिन, ये 2 नाइट्रोजन आपने लगा दिए, बन गया डाईएमीन। हर एक नाइट्रोजन में आपको 2-2 एसीटेट लगाने हैं, तो ये बन गया टेट्रा एसीटेट। हमने ये बात की थी कि एक एसीटेट ग्रुप का एक ही ऑक्सीजन काम का है, डोनर एटम की तरह काम करता है। तो 4 एसीटेट से ये 4 ऑक्सीजन एटम डोनर एटम होते हैं, ये 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, और 6 डोनर एटम के साथ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट क्या बन जाता है? हेक्साडेंटेट। आंसर क्या आने वाला है? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1/20 m एक्वस सॉल्यूशन। राइट, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, और हमें क्या पूछा हुआ है? अमाउंट पूछा हुआ है। अमाउंट हमारे पास सभी जगह ग्राम्स में है, दैट मीन्स हमें वेट निकालना है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, वो होता है m × v। मोलैरिटी आपको दी हुई है 1/20, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 250। ठीक है, अब ये ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया बेटा? इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। अब कट कर लेते हैं, ये 4 टाइम्स कट हो गया। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ से कितना है बेटा? 1/80। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको क्या चाहिए? वेट चाहिए। तो वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? वेट निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। राइट, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 1/80, मोलर मास होता है आपके पास 180। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इससे मोलर मास आप लोग निकाल सकते हैं। राइट, अब कट कर लेते हैं, ये कट हो गया, 2 से कट कर लिया 9 और ये 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 में जाता है 2 टाइम्स, बचा कितना 1, तो 2.25 ये हमारे पास आंसर आएगा ग्राम्स में। अब 2.25 अगर ऑप्शंस में देखा जाए बेटा तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मैच हो रहा है। राइट, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया? 1। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर 1 टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। देखते हैं। पहला, हेलोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HF से HI तक घटती है। नहीं भाई, जो हाइड्राइड या हाइड्रा एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है, अप टू डाउन भी इंक्रीज होती है। जैसे
अगर मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हाइड्राइड हाइड्राइड एसिड बनाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पे भी इंक्रीज होती है। HF से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, HCl की, उससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, HBr की, उससे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, HI की। यानी पहला स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है, और यही तो बताना था। अगला, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी के हेलोजन +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी सही है। अच्छा, F2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 से क्या है, कम है, बिल्कुल सही बात है। हमें लगता है कि फ्लोरीन तो छोटा है, इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये 2p ओवरलैपिंग से आएगा। नहीं बेटा, फ्लोरीन में एटम का साइज छोटा होने की वजह से कंसीडरेबल लोन पेयर रिपल्सन होता है, और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी Cl2 से कम आ जाती है। इवन दो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आपको मिलता है वो ये आता है Cl2, Br2, देन F2, फिर I2। ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है। और ये तो हम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अब क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन में एक तो बॉन्ड तोड़ना आसान है, उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है क्लोरीन से। दूसरा, जब आप F- बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन खींच के फ्लोरीन से, फ्लोरीन एटम से, उस F- की हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। दोनों चीज़ें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि फ्लोरीन को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाना चाहिए, किससे, क्लोरीन से। तो बाकी के स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट जरूर गलत जा रहा है, यही हमारा आंसर है। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक अच्छा क्वेश्चन है फिर से। फॉर द रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 और हमें मिल रहा है 2NH3, ΔH हमें दिया हुआ है नेगेटिव। मुझे लगता है कि इस बार मोल कंसेप्ट और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये NTA के फेवरेट रहे हैं। तो नीट में भी हमारे पास इन दोनों चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस थे और इस री नीट में भी हमारे पास इनसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इक्विलिब्रियम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ली शटले प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल होगा, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर फेवरेबल की बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, ΔH आपको नेगेटिव दिया हुआ है, -Q दिया हुआ है, और ΔH नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लो टेम्परेचर हमें केवल फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो वैसे तो हम आंसर यहीं से टिक कर सकते हैं, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर ΔNG निकाला जाए बेटा, तो ΔNG = 2 और यहाँ पे 4 है, तो 2 - 4 मतलब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। और जब भी ΔNG नेगेटिव होता है तब हमारे पास हाई प्रेशर फेवरेबल होता है, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर कहाँ दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की हुई है, तो कंसंट्रेशन जब भी रिएक्टेंट का बढ़ाया जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, राइट, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अपने को किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, रिएक्टेंट का। अब रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, N2 है और H2 है। तो जब हम N2 और H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारे पास कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना बेटा, फोर्थ। ये ली शटले प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर बन गया हमारे पास फोर्थ। अब इसे फटाफट से टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द मेजर प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, यानी कि आपका यहाँ डी मेजर प्रोडक्ट का वो कौन सा होगा। तो उसमें अपन के बेटा पहले आपको दे रखा है, वो दे रखा है मेथेनॉल CH3OH, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं थायोनील क्लोराइड SOCl2 में, और ये आपके दे रखी है हेलो एरेंज और हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में। और जब बेटा एल्कोहल के साथ में अपन थायोनील क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपका क्लोरीन आके जुड़ जाता है और CH3Cl बन जाएगा। ये अपन का बन गया A। अब देखो A की रिएक्शन किसके साथ में करवा रखी है, KCN दे रखा है और साथ में एक्वस एथेनॉल दे रखा है। और जब KCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको बताया गया होगा कि जो साइनाइड होता है वो बेटा कैसा होता है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिवली चार्ज। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपकी रिएक्शन करवाएगा SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में आपका होगा तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा साइनाइड। ये आपका ऑप्शन बन गया बी। अब बी ऑप्शन में आपकी रिएक्शन आगे करवा रखी है बेटा, Na सोडियम मेटल है मरकरी की प्रेजेंस में, और साथ में दे रखा है एथेनॉल। तो इसको अपन बोला जाता है जब सोडियम मेटल की प्रेजेंस में एथेनॉल के साथ में रिडक्शन करवाते हैं साइनाइड का, तो इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है मैंडिस रिएक्शन, मैंडिस रिडक्शंस, मैंडिस रिएक्शन या मैंडिस रिडक्शन। और इसमें क्या होगा बेटा, आपका जो साइनाइड ग्रुप होगा वो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। ये आपका बन गया सी बन गया। अब देखो सी के आगे क्या दे रखा है बेटा, वापस सोडियम नाइट्राइट और HCl दे रखा है, यानी कि आपको बनाना है एल्काइल डाइजोनियम कंपाउंड, और यहाँ पे बन जाएगा आपका बेटा CH3 Na NO2, और HCl की प्रेजेंस में जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये बना जाता है भाई 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर की कंडीशन में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका बन जाएगा CH3 CH2 N2 प्लस और Cl नेगेटिव। और यहाँ पे बेटा ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, तो आपके यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, और सेकंड स्टेप में दे रखा है वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आपका OH है वो आके अटैक कर देगा और आपका एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 OH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट में बन जाएगा एल्कोहल। और ये आपके कौन से ऑप्शन दे रखा भाई, ये तो एल्डिहाइड दे रखा है, ये बनेगा नहीं, ये अमाइड है, ये भी बनेगा नहीं, ये क्लोरीन है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, मेजर नहीं बनता, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक बार वापस से मैट्रिक्स मैच है हमारे पास, मैच द कॉलम है। इनमें से लेंथेनॉइड कौन सा है, तो सीरियम लेंथेनॉइड में आता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीज डी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, आर्सेनिक पी ब्लॉक में आता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, सीजियम एस ब्लॉक में आता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई। लेंथेनॉइड ए का क्या आएगा फर्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट बी का क्या आएगा 4, सी का क्या आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। तो ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। आंसर क्या आएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है बेटा, NO2 माइनस में डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी। एक से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम है, या तो आप ऑक्सीजन से लिंकेज बनाओगे या फिर नाइट्रोजन से बनाओगे। थायोसाइनेट में भी 2 डोनर एटम है, सल्फर डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है। एक साथ दोनों यूज नहीं होंगे। क्यों, अगर एक साथ आपने दोनों यूज कर लिए मेटल के साथ, मान लो आप सोचो कि सल्फर नाइट्रोजन दोनों एक साथ यूज कर लें मेटल के साथ, तो वो जो रिंग बनेगी वो अनस्टेबल रिंग बनेगी। तो या तो सल्फर यूज कर पाओगे या नाइट्रोजन यूज कर पाओगे। ऐसे में ऐसे लिगेंड जिनके पास मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक साथ वो सारे डोनर एटम आप काम में नहीं ले पाते, किसी एक कॉम्प्लेक्स में कोई एक डोनर एटम, किसी और में कोई दूसरा, वो होते हैं एम्बिडेंटेड। तो थायोसाइनेट एम्बिडेंटेड है। साइनाइड में कार्बन पर नेगेटिव है, तो ये भी डोनर एटम है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी डोनर एटम है, तो साइनाइड भी एम्बिडेंटेड लिगेंड में आ जाता है। हाँ, आपका आंसर फर्स्ट आने वाला है, क्योंकि जो ऑक्जिलेट होता है उसमें डोनर एटम केवल और केवल ऑक्सीजन ही है। इसमें एक से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्जिलेट क्या हुआ, एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हुआ। तो यही तो पूछा है कि एम्बिडेंटेड कौन सा नहीं है, आंसर फर्स्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब हमारे पास आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। क्या बोलता है ये, क्वांटम नंबर्स ऑल टाइम फेवरेट रहा है एनटीए का, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 क्वांटम नंबर्स का सेट दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा हुआ है एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है। तो जब भी आप एनर्जी का ऑर्डर निकालें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए,
तो आपको ऑब्बो प्रिंसिपल याद होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल याद होना चाहिए? ऑब्बो प्रिंसिपल। और ऑब्बो प्रिंसिपल के अंदर ही हमारे पास n+l रूल और n रूल आता है, तो उसी से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। फर्स्ट सेट हमें दिया हुआ है n और l का वैल्यू, सेकंड में भी दिया हुआ है, थर्ड में भी दिया हुआ है, फोर्थ में भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले n+l की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोलता है n+l रूल? क्या बोलता है कि अगर n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर n रूल क्या बोलता है कि अगर n+l का वैल्यू सेम है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए या दो ऑर्बिट्स के लिए, हमारे पास ये सेम है ऑर्बिटल्स के लिए, तो ऐसे केस में जिसके n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। पहले वाले में n+l कितना आया? 4+2 6, सेकंड वाले में n+l आया 5, तीसरे वाले में आया 4+1 5, और चौथे वाले में हमारे पास आया 3+1 4। तो सबसे कम n+l तो हमें मिल रहा है फोर्थ में, तो सबसे कम एनर्जी तो हो गई बेटा हमारे पास फोर्थ की। सबसे ज़्यादा अपने को मिल रहा है 6 के अंदर, 6 जो कि है फर्स्ट के अंदर, तो हमें क्या मिला? 6, तो ये हाईएस्ट हो गया। तो फर्स्ट में तो हाईएस्ट हो गया और फोर्थ में लोवेस्ट हो गया। फर्स्ट में हाईएस्ट और फोर्थ में लोवेस्ट अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर के ऑप्शन में मैच हो रहा है और फोर्थ नंबर के ऑप्शन में मैच हो रहा है। इसका मतलब हम अभी भी टिक नहीं कर सकते, हमें सेकंड और थर्ड को मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये 5 है और ये भी 5 है। अब कोई ये सोचेगा कि सर दोनों के n+l की वैल्यू तो 5 हो गई, तो मतलब एनर्जी सेम हो गई। नहीं, जब n+l, मैंने अभी अभी आपको बताया कि n+l की वैल्यू अगर सेम होती है तो ऐसे केस में जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर है 4 n का वैल्यू और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बेटा? 3। तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई बेटा? थर्ड की, और उसके कंपैरिजन में सेकंड की कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बनेगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। अब ऑप्शंस में मैच करते हैं। भाई पहला और तीसरे में तो था ही नहीं है, सेकंड और फोर्थ में ही मैच करना था अपने को। फर्स्ट मैच हो रहा है, थर्ड मैच हो रहा है, सेकंड मैच हो रहा है, फोर्थ मैच हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या बना? सेकंड ऑप्शन आंसर बन गया इसका। ठीक है, अब इसे फटाफट से टिक करें और फिर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है बेटा, द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन, यानी कि आपका मेजर प्रोडक्ट सी क्या बनेगा वो देखना है जी। देखो कौन कौन सी बेटा रिएक्शन दे रखी है। पहली रिएक्शन दे रखी है CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं एल्कोहलिक QS। तो जो आपका एल्कोहलिक QS होता है वो आपका करवाता है E2 रिएक्शन, और जो आपका एक्वस होता है एक्वस KOS या एक्वस NaOS, ये आपके बेटा रिएक्शन करवाते हैं, वो करवाते हैं SN2 रिएक्शन। ऐसा आपको रिएजेंट के क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया होगा। तो जो बेटा एल्कोहलिक QS होता है वो तो आपका करवाता है E2 रिएक्शन, यानी कि आपके यहाँ पे एल्कोहलिक QS दे रखा है तो अपन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका बन जाएगा A। फिर आगे दे रखा है क्वेश्चन में, देखो भाई ढंग से, HBr दे रखा है, और HBr दे रखा है तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे आपका बनेगा H+ होगा, वो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ब्रोमीन नेगेटिव होगा, वो आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आपका हाइड्रेट आके जुड़ गया CH2। अब यहाँ पे अगर कार्बोकेटन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे बनेगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब आपका ब्रोमीन होगा वो सेकंड पे आके जुड़ेगा, तो आपके यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, है ना। और अगर ब्रोमीन आके जुड़ेगा तो फिर आपका बन जाएगा यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन, और अगर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा तो ये आपका बन जाएगा B। अब आगे रिएक्शन करवा रखी है कि वापस एक्वस QS। देखो अभी भी मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि जब एल्कोहलिक QS दे रखा हो तब तो अपन कौन सी रिएक्शन करवाते हैं? एलिमिनेशन में E2 का टाइप करवाते हैं, और जब आपको दे रखा हो एक्वस QS या एक्वस NaOS तो अपन SN2 रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन। एक्वस QS दे रखा है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और जब SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे बेटा ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा, यानी कि आपका 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा।
और ये 2 प्रोपेनॉल कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1 प्रोपेनॉल, ये बनेगा नहीं। प्रोपेन, ये बनेगा नहीं। प्रोपाइन, ये बनेगा नहीं। तो आपका ये 2 प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपेन 2 ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका दे रखा है कंपाउंड डेट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट आगे गिवन है पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट। अब पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट तो पॉजिटिव दे रहा है बट फ्रीडल-क्राफ्ट के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट, इसका मतलब बेटा पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट तो वही देखते हैं जो आपके कौन से होते हैं? 1 डिग्री अमीन्स होते हैं, यानी कि 1 डिग्री अमीन्स होगा, 1 डिग्री अमीन्स। अब चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों की प्रेजेंस में आपका जो 1 डिग्री अमीन से वो कार्बिल अमीन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है और इसमें अपन रिएजेंट लेते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH या NaOH ले लो और इसकी प्रेजेंस में आपका जो 1 डिग्री अमीन से 1 डिग्री अमीन से वो आइसोसाइनेट। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 डिग्री अमीन्स, यहाँ पे अपन देख सकते हैं पहले एनिलीन दे रखा तो एनिलीन का एग्जांपल लूंगा ना। तो अगर एनिलीन दे रखा है तो ये भी आपका 1 डिग्री अमीन्स है। अब एरोमेटिक है बट है तो 1 डिग्री अमीन्स, तो जैसे इसके साथ में अपन रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बन जाएगा आइसोसाइनेट। इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट, यानी कि ये आपका आइसोसाइनेट टेस्ट हो जाएगा और ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फॉल स्मेल बोल सकते हैं अपन, है ना। और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि बेटा जो एनिलीन है वो आपका कार्बिल अमीन तो टेस्ट कैसा दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दे रखा है वो कैसा दे रखा है? 1 डिग्री अमीन्स दे रखा है। बट जैसे ही अपन इसकी बात करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो जब फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा अपन लेते हैं साथ में लुईस एसिड, और लुईस एसिड आपका जनरली अपन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? AlCl3, और इसी के साथ में अपन एल्काइलेशन बुलाए तो RX ले लेंगे। अब जैसे बेटा अपन एनिलीन की रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट के साथ में करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका लुईस एसिड होता है इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इस वैकेंट ऑर्बिटल में अमीन से वो हाईली एक्टिवेटेड है। और अगर बेटा हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है एनिलीन, ये आपका कैसा है? हाईली एक्टिवेटेड है, क्योंकि ये प्लस हम शो करता है तो हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है। और अगर हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है तो आपका हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो अमीन्स का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेटा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और आपका एक कॉम्प्लेक्स बना देगा यहाँ पे, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बनेगा NH2। अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 के साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बेटा आपका जो कंपाउंड बन गया ये बन गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और स्ट्रॉन्ग -I की तरफ बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग -I, यानी कि आपका कंपाउंड कैसा बन गया? हाईली डीएक्टिवेटेड, हाईली डीएक्टिवेटेड। और अगर कंपाउंड आपका हाईली डीएक्टिवेटेड बन गया है तो नॉर्मल सी बात है अब ये रिएक्शन आगे जाके नहीं पॉसिबल होगी, तो आपका यहाँ पे RCl का बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होगी। यानी कि अगर अपन करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो अमीन्स एनिलीन दे रखी है उसमें आपकी 1 डिग्री है, तो ये बेटा आपकी रिएक्शन देके फॉल स्मेल वाला कंपाउंड यानी कि कार्बिल अमीन टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है और साथ ही साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो भी नहीं दे रहा। और अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा तो ये आपका क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार ऑप्शन पिरिडीन है, तो पिरिडीन में तो भाई नाइट्रोजन रिंग के अंदर होता है और ये तो 1 डिग्री अमीन्स है नहीं, तो ये तो आपका पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता। अगला दे रखा है एन मिथाइल एनिलीन, तो ये तो वैसे भी 2 डिग्री अमीन्स दे रखा है ना, तो आपका जो 2 डिग्री अमीन्स है वो वैसे भी टेस्ट नहीं देगा। ओनली कार्बिल अमीन टेस्ट तो मुझे कौन से देते हैं भाई? 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, तो बेटा ये तो वैसे भी आपका नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और अगला ऑप्शन दे रखा है ट्राई इथाइल अमीन्स, यानी कि 3 डिग्री अमीन्स दे रखा है, और अगर ट्राई इथाइल दे रखा है तो ये तो पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ये भी नहीं देगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एनिलीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से आया है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्वेश्चन है? फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास अगर डेल एच की बात की जाए और क्यू की बात की जाए, यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, तो डेल एच एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब डेल आर एच तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और आपको ये बात भी पता होगी कि QP इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज होता है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, ये हमारे पास होता है। तो QP इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल एच। तो अब डेल एच अगर पॉजिटिव है तो QP भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि हमें दिया हुआ है D के अंदर। तो B और D हमारे पास दोनों सही हैं। तो अब B और D अगर दोनों सही हैं तो वो अपन चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही अपने को मिल जाते हैं। तो B और D जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हमारे पास ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार बच्चों से गड़बड़ ये होती है कि वो इन्हें ऑप्शन ना मानकर डायरेक्टली बस इन्हीं को ऑप्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया B एंड D जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बच्चा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है मोल कंसेप्ट का। बड़ा आसान सा सवाल है, हमसे ये पूछा हुआ है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 ग्राम H2 की बात हो रही है, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने मॉलिक्यूल इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर है। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि 1 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल लेते हैं 1, H2 है इसीलिए मोलर मास कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। अगर H होता तो 1 होता, बट उसमें फिर मॉलिक्यूल नहीं पूछ के एटम पूछना चाहिए था, राइट। तो H2 की बात हो रही है तो 1/2 ये मोल्स आ गए। और जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na लिखा जाता है, राइट। तो हाफ तो आपके पास आ ही चुका है इंटू Na, तो ये आपके पास आ गया 0.5 Na। इतने मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। अब ऑप्शंस में चेक किया जाए तो अपने को पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है N2 की बात हो रही है, और कितना ग्राम दिया हुआ है, 14 ग्राम दिया हुआ है। तो 14 डिवाइडेड बाई 28, सबसे पहले तो अपन ने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए, वेट अपॉन मोलर मास करके अपन ने मोल्स निकाल लिए। मोल निकालने के बाद में उसको Na से मल्टीप्लाई करना था, तो इंटू Na ये अपन ने कर दिया। यहाँ से सॉल्व करने पर ही हमें क्या आ रहा है, 1/2 Na, मतलब हमारा आंसर तो पहले ऑप्शन में ही मैच हो गया, राइट। और बाकी ऑप्शंस में किसी में भी ऑल ऑफ दीज या फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हम तो पहले क्वेश्चन पे ही, पहले ऑप्शन पे ही टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। बाकी आप चाहें तो बाकी सब भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 ग्राम H2O है, इससे 1 मोल मिलेगा तो 1 इंटू Na, तो यहाँ मिलेगा 1 इंटू Na। 28 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है तो अगेन यहाँ पे 1 इंटू Na, मोल 1 आएंगे, इसलिए यहाँ दिया हुआ है 16 ग्राम, तो 16 CO का मास होता है 28 इंटू Na, तो ये तो ना 1 है ना 1/2, ये मैच भी नहीं हो रहा, तो आंसर हमारे पास फर्स्ट ही बनेगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अरेनियस इक्वेशन का। इन्होंने नीट ने वापस से वही काम किया है जो इन्होंने रीनीट में भी वही काम किया है जो नीट में किया था। नीट में भी अरेनियस इक्वेशन से 3 सवाल थे और यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन से हमारे पास 1 सवाल और है, एक और आगे हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस बार मुझे लगता है कि फेवरेट रहा है अरेनियस इक्वेशन नीट का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ln(k) वर्सेज 1/t इन अकॉर्डेंस विद द अरेनियस इक्वेशन। अब अरेनियस इक्वेशन की बात कर लेते हैं भैया। हमारे पास क्या होती है, k इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ EA/RT। अगर इसी का ln लिया जाए दोनों साइड पर तो ln(k) इज इक्वल्स टू ln a माइनस ऑफ EA/R 1/t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ग्राफ भी ln(k) और 1/t के बीच में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, राइट। तो ln(k) हमारे पास y एक्सिस पे हो गया, बिल्कुल, ठीक है। और 1/t हमारे पास कौन से एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे हो गया। तो ये क्या बना, y इज इक्वल्स टू c माइनस ऑफ mx, इस तरीके का इक्वेशन बना। मतलब हमारे पास इंटरसेक्ट y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पर रहेगा, दूसरी बात जो स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा। अब इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो स्लोप एक ही जगह नेगेटिव है, तो इसी से ये सवाल बहुत आसान हो जाता है कि एक ही जगह पे नेगेटिव स्लोप है, जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या बना बेटा, थर्ड ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। ये हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इमिसिबल विद वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड
ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन। अब आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन की बात हो रही है। तो स्टीम डिस्टिलेशन, अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉइल्स एट। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर का मिक्सचर है और स्टीम डिस्टिलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज में लिया जाता है जब ऐसे लिक्विड्स जो या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल, इमिसिबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इमिसिबल, उनको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन काम में लेते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने को कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों के बीच में 150 का डिफरेंस है, मतलब लार्ज डिफरेंस है। तो इसका मतलब इन्होंने जो डेटा दिया है वो भी हमारे पास थ्योरी को जस्टिफाई करता है कि स्टीम डिस्टिलेशन के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस वाला हमारे पास लिक्विड्स हैं। अब इसी में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि स्टीम डिस्टिलेशन जब सेपरेट किया जाता है दो लिक्विड्स को, तो उसमें हमारे पास वेपर्स बनती हैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट पहले। मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसा कि हमें पता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन में जो वेपर्स बनेंगी वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट पहले बनेंगी, राइट। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट पहले बनेंगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373 केल्विन, राइट। तो अब ऑप्शंस को अगर चेक कर लिया जाए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिलो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, ये नहीं होता। स्टीम कब बनती है, वेपर्स कब बनती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट पहले हमारे पास बनती हैं स्टीम डिस्टिलेशन में, राइट। तो सेकंड वाले में दिया हुआ है अबव 250, ये भी गलत है। थर्ड दिया हुआ है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन अपने को दिया हुआ है क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, अपने पास फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अपन फोर्थ टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी आपको टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोज, नहीं, ये आपके दे रखा है बायोमोलिक्यूल में, और जो ग्लाइकोजन होता है वो सिमिलर एमाइलोज के नहीं होता, एमाइलोपेक्टिन के होता है, एमाइलोपेक्टिन के होता है। इसका मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है, जबकि इसमें दे रखा है एमाइलोज। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है, यानी कि आपका ये वाला गलत स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई आल्सो, हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ये आपके दे रखा है पॉलीसेकेराइड के बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पॉलीसेकेराइड में आपका थर्ड वाला जो दे रखा है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन है। और वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन है वो किसमें पाया जाता है, ईस्ट में और फंजाई में। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है, और सेकंड है वो कैसा है, करेक्ट है। तो इसमें दे रखा है देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, जबकि ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, हाँ, फर्स्ट फॉल्स है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, हाँ, आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो कैसा है, ट्रू है, यानी कि ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स चैप्टर का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय द Mn इन द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसमें अगर देखा जाए तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ पे +6 है, यहाँ पर +7 है और यहाँ पर +4 है। तीन जगह पे Mn प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमें तीन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो +6 हमें मिल रहा है, +4 हमें मिल रहा है, +7 हमें मिल रहा है। क्या क्या नहीं मिल रहा हमें, एक तो B +2 नहीं मिल रहा है और एक E +3 हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, राइट। तो हमारे पास जो आंसर्स होंगे उसमें B और E ये दोनों आने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखा जाए तो D एंड E है, ये नहीं है। B एंड D है, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में A एंड B है, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है B एंड E। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास, फोर्थ हो गया, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिया हुआ है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। उसके अंदर पहला स्टेटमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में है, बामर सीरीज से। तो बोला हुआ है द बामर स्पेक्ट्रल लाइन
for hydrogen atom with lowest energy is located at 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स। अब यूनिट्स आप पता लगा सकते हैं कि ये हमें 1/λ मतलब वेव नंबर के बारे में बताया हुआ है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू होता है RH। अब हाइड्रोजन बताया हुआ है तो Z इज इक्वल टू 1 ही हो गया हमारे पास, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग इक्वेशन हमारे पास है जिससे अपन 1/λ या वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब अपने को बोला हुआ है बामर लाइन, तो बामर लाइन में अपने को ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से 2 में आएगा। अब अपने को लोवेस्ट एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लोवेस्ट कब मिलेगी, जब एनर्जी गैप कम होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट अपर वाले एनर्जी लेवल से 2 में आए। अब 2 के जस्ट ऊपर होता है 3, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमारे पास होगा 3 to 2 के अंदर। तो जब 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तब हमें लोवेस्ट एनर्जी का स्पेक्ट्रल लाइन अपने को मिलेगा बामर सीरीज का, राइट। तो अपने पास n की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू 2 हो गया, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं RH 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई किया तो 36 और ऊपर आया 9 माइनस 4 मतलब कि 5/9 5/36 इंटू RH। इसका मतलब ये सही दे रखा है 5/36 RH ये हमारे पास आना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, किस कर्व की बात हो रही है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ वाले कर्व की बात हो रही है, राइट। शिफ्ट्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ। अब इसके लिए आपको क्या पता होगा, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि वहाँ पर एक कर्व हमें दिया हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। यही सेम टॉपिक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जब हम लोग कर्व बनाते हैं तब हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आता है, ठीक है। ये मैक्सिमा इसको बोला हुआ है। अब अपन इसी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कर्व हो गया, इसमें इस मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये T2 टेम्परेचर पर है और अपन ने T1 टेम्परेचर पर ये मैक्सिमा बनाया, ठीक है। तो T1 के कंपैरिजन में T2 टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है। अब इस कर्व में आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ये मैक्सिमा जो है हमारे पास T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमा आपके पास क्या है, हायर वेवलेंथ की ओर है, हाई वेवलेंथ की तरफ है। पर जैसे ही अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो कर्व का जो मैक्सिमा है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T1 के कंपैरिजन में T2 बड़ा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये वेवलेंथ तो ज़्यादा है और ये वेवलेंथ कम है, तो ये जो मैक्सिमा है वो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया। किस तरफ शिफ्ट हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब ऑप्शंस को अगर चेक किया जाए तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, तो ये आंसर नहीं है। जबकि सेकंड में देखा जाए तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखा जाए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो गया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम थर्ड टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी 86 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ, यानी कि आपको डी में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो गैस करना है। देखो जी आगे देख के बेटा रिएक्शन CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं रेड फॉस्फोरस और साथ में I2 के साथ में। तो ये जब रिएक्शन अपन करवाते हैं तो ये कंपाउंड C2 में कैसा बनता है, अगर अपने यहाँ पे लेंगे आयोडीन I2 और फॉस्फोरस तो यहाँ पे बेटा PI3 बनता है, PI3। और ये जस्ट सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी PCl3 PBr3, उसके सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। और अगर इसके सिमिलर रिएक्शन होगी तो अगर इसको बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, और ये कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इस वजह से डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस और I2 लेते हैं और रिएक्शन मिक्सर में उसको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा तुरंत इसके साथ में रिएक्ट कर देगा और OH को रिप्लेस करके यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से क्या बन जाएगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा। और अगर आयोडीन आके जुड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2
और साथ में आयोडीन आके जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऑप्शन ए के आगे दे रखा है बेटा मैग्नीशियम दे रखा है और ड्राई ईथर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन मेथड दे रखा है, यानी कि मैग्नीशियम है और साथ में क्या दे रखा है ड्राई ईथर। और यहाँ पे आपका ड्राई ईथर दे रखा है और मैग्नीशियम है तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 MgI। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर बन गया बी। अब देखो आगे क्या दे रखा है। अब बी में क्या दे रखा है, आगे मिला रखा बेटा आपका देख रहा है फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर फॉर्म एल्डिहाइड दे रखा है तो ये बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया और न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है और यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देगा और इस तरह से बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव, ये बन जाएगा। और साथ में दे रखा है आपको वर्कअप यानी कि वाटर दे रखा है और जैसे बेटा वाटर होगा तो वाटर से ये H+ ले लेगा और अगर H+ ले लेगा तो बन जाएगा आपका N प्रोपाइल एल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। तो ये आपका क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और आपका मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन पहला है N प्रोपाइल एल्कोहल और यहाँ पे भी उनका कौन सा बन रहा है N प्रोपाइल एल्कोहल बन रहा है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ये प्रोपेनॉल बनेगा नहीं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये आपका बनेगा नहीं और प्रोपियोनिक एसिड तो बनेगा भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ट्राइथाइल फॉस्फीन और ट्राइफिनाइल आर्सिन ये डीपाई बॉन्ड बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ। बिल्कुल बेटा, जब आप कभी कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स में ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग जब ये शो करते हैं ना तो उसमें यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट का आयन होता है, यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन मेटल होता है। ये लोन पेयर देके तो सिग्मा डोनर की तरह काम करते हैं और यहाँ से लोन पेयर लेके ये पाई एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। ये जो पाई बॉन्ड बनता है ना, इसमें फॉस्फोरस का भी डी यूज होता है और मेटल का भी डी यूज होता है, इसलिए वो पाई होता है डी पाई। तो आप सिनर्जिक बॉन्डिंग से बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हो। पहला स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से, ये गलत है। काहे गलत है? अरे भाई, नाइट्रोजन एटम साइज में छोटा है इसलिए इस पर लोन पेयर रिपल्सन लगेगा। ये लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड एनर्जी को कम कर देगा। फॉस्फोरस एटम का साइज सफिशिएंटली लार्ज है इसलिए वहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन ऐसा कोई खास नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी की जहाँ तक बात है वो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, कम है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से। क्यों कम है नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक वैसे ही जैसे F2 और Cl2 में हमने कंपेयर किया था। F2 की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों थी? लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। तो सेकेंड स्टेटमेंट, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से सरासर गलत है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, कार्बन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। हमने कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड देखा है N2 और N2 का जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई है। आप कार्बन के साथ साइनाइड देखा होगा, साइनाइड में जो पाई बॉन्ड होता है वो भी पी पाई होता है। आप N डबल बॉन्ड और नाइट्रोसो कंपाउंड कई बार देखते हैं, वहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है वो भी पी पाई होता है। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यूनिक एबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नाइट्रोजन डी पाई बना सकता है बाकी हैवियर एलिमेंट के साथ, ये गलत है। नाइट्रोजन कांट फॉर्म, नाइट्रोजन नहीं बना सकता।
क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, और नाइट्रोजन के पास अगर डी नहीं है तो बाकी के साथ डी पाई पी पाई कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन के पास डी है ही नहीं, वो अपना डी यूज कैसे करेगा? तो सही आंसर क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट, ये सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कुछ टेस्ट हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे लेक टेस्ट। बेटा लेक टेस्ट एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, जहाँ पर Al+3 अगर किसी सॉल्यूशन में है, पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, इसमें एक ब्लू लिटमस पेपर डाल देते हो, और लिटमस पेपर मिलाने के बाद आप इसमें NH4OH मिलाते हो, और NH4OH भी आप ड्रॉप वाइज मिलाते हो। होता क्या है इससे एक ब्लू कलर का मास बनता है, और ये ब्लू मास जो होता है वो फ्लोट करता रहता है सॉल्यूशन में ऊपर, और इसे बोला जाता है लेक टेस्ट। तो लेक टेस्ट किसके लिए काम में आता है? एल्यूमिनियम+3 के लिए। रही बात नेस्लर रिएजेंट की, तो K2HgI4 का बेसिक सॉल्यूशन जो होता है ना, वो होता है नेस्लर रिएजेंट, मतलब K2HgI4 + KOH। अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा हो कि यहाँ पर अमोनिया या फिर अमोनियम आयन है, पता लगाना है, नेस्लर रिएजेंट मिला दो। नेस्लर रिएजेंट मिलाने पर क्या होता है? एक ब्राउन पीपीटी क्रिएट होता है आयोडाइड ऑफ मिलन बेस का, ये कंफर्म करता है अमोनियम या अमोनिया को। तो नेस्लर रिएजेंट, लेक टेस्ट तो किसके लिए हुआ? एल्यूमिनियम के लिए। नेस्लर रिएजेंट कहाँ यूज हुआ? अमोनियम के लिए। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, बहुत सारे बच्चे इसके नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनेट को दिया गया नाम है KSCN, इसे बोला जाता है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। पोटेशियम थायोसाइनेट को दिया हुआ नाम है। अब पोटेशियम थायोसाइनेट जो होता है, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड जिसे फिलहाल बोला गया है, ये यूज होता है आयरन+3 के डिटेक्शन में, क्योंकि आयरन+3 को अगर थायोसाइनेट कहीं भी मिल जाए तो वो फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड सॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। इसका मतलब पोटेशियम सल्फोसाइनाइड कहाँ काम में आने वाला है? आयरन+3 के डिटेक्शन में। और ब्राउनिंग टेस्ट मेरे हिसाब से हम सबको पता है, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के डिटेक्शन में यूज होता है। तो भाई कौन कहाँ मैच कर रहा है? लेक टेस्ट यानी A का थर्ड, वो एक ही ऑप्शन में, वो ऑप्शन कौन सा है? 4। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है। अब इतना हम सबको समझ में आता है कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इतना हम सबको समझ में आता है O2 में डबल बॉन्ड है, तो N2 तो सबसे ज़्यादा आएगा ना। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इन चारों में चेक करो, वो 946 है, यानी B थर्ड से मैच करेगा। अब 946 के बाद दूसरे नंबर पर जो वैल्यू बचती है वो कौन सी है? वो 498 है, और 498 वो किसके लिए हो जानी चाहिए? O2 के लिए। अब 2 वैल्यू और बची हुई हैं, तो भाई H2 में ओवरलैपिंग जो आएगी वो 1s ओवरलैपिंग आएगी। HCl में जो ओवरलैपिंग आएगी वो 1s3p ओवरलैपिंग आएगी। जहाँ n की वैल्यू कम हो वहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा आती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसी हमने कुछ बातचीत की थी। छोटा और वाइटल है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, तो H2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आएगी, HCl की कम आएगी। इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? 435.8 और 431, ये वैल्यू ज़्यादा है। ये हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, तो HCl की क्या हुई? ये 4th वन। तो मैचिंग कहाँ पर है? A किससे मैच कर रहा है? 4 से। B किससे मैच कर रहा है? 3rd से। तो A4 B 3rd। C कहाँ मैच कर रहा है? 1st से। A4 B 3rd, C 1st, D 2nd। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर 4 आएगा। तो बच्चों अब हमारे पास नया जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल जिंक टू जिंक +2 एंड Fe+2 टू Fe। इसके लिए हमें वोल्ट सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 0.32 और कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो del G इज इक्वल्स टू होता है -(NF
ई सेल, ये हमारे पास होता है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी हैं तो हम लोग यहाँ पे नोट लगा लेते हैं, राइट। तो अगर ये ई नोट सेल है तो ये भी डेल जी नोट हो जाएगा आपके पास। तो डेल जी नोट की वैल्यूज अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो माइनस एन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपको पता है जिंक से जिंक +2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, Fe+2 से Fe में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 2 हो गए। कितने हुए 2। F का वैल्यू वैसे तो 96500 हम लोग लेते हैं, बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखी है 96487, जो कि मोर एक्यूरेट है 96487। और ई नॉट सेल भी कितना बढ़िया सवाल है, कितना आसान सा सवाल है, सब कुछ तो दे रखा है सवाल में। हमें बोला हुआ है यहाँ पे कितना 0.32, ये भी अपने को गिवन है। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने मल्टीप्लाई किया हो इसको तो आंसर आएगा 61750.1 जूल पर मोल। अब चूंकि आंसर सारे ऑप्शंस किलो जूल में है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो -61.75 किलो जूल पर मोल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखिएगा माइनस साइन है, तो इसका मतलब माइनस साइन कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट और फोर्थ का डेटा सेम है बट नेगेटिव साइन फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन लोग फर्स्ट टिक करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वापस से मैच करना है। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया और ट्रीट किया डाइल्यूट H2SO4 से। तो बेटा अगर आप कार्बोनेट को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करोगे, इसमें डाइल्यूट एसिड डालोगे, तो डाइल्यूट एसिड डालने पर CO2 निकलेगी। CO2 कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। आप सल्फाइड में अगर कोई एसिड डाल दोगे तो H2S बनेगी, H2S में रोटन एग स्मेल आती है। सल्फाइड में अगर कोई एसिड आप ऐड कर दोगे तो SO2 गैस निकलती है, और SO2 ये पंजेंट स्मेल आती है, सफोकेटिंग स्मेल आती है इसकी। यहाँ से जो गैस निकलती है एसिड से ट्रीट करने पर वो NO2 है, और NO2 ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस वो CO2 का होगा, सेकंड से मैच करेगा। गैस जिसमें सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है, रोटन एग स्मेल आ रही है, वो थर्ड होगा। गैस जिसमें पंजेंट स्मेल है वो SO3 होगा, और ब्राउन फ्यूम्स किसके आएंगे, वो NO2 के आएंगे। तो A तो मैच करेगा किससे, सेकंड से। B मैच करेगा कहाँ, थर्ड से। C मैच करेगा किससे, फर्स्ट से। नहीं, A किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। B किससे मैच कर रहा है, थर्ड से। C मैच कर रहा है किससे, फोर से। और D मैच कर रहा है किससे, फर्स्ट से। यानी इसका आंसर आएगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट मिलेगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल है। अब सवाल हमारे पास बोल रहा है द रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 mKcl सॉल्यूशन टू द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज। अब अपने को रेशियो निकालना है। अब आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि AgCl जब डिसोसिएट होता है बेटा तो वह Ag+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। इसके लिए जब KSP आप लिखोगे तो वो Ag+ आयन का कंसेंट्रेशन इंटू Cl- आयन का कंसेंट्रेशन लिखते हो, राइट। जब वाटर के अंदर बात करते हैं तो दोनों सॉलिबिलिटी के बराबर होंगी, दोनों की कंसेंट्रेशन सॉलिबिलिटी के बराबर होगी। तो KSP हमारे पास आ जाता है यहाँ से S इंटू S, मतलब S²। तो यहाँ से जब सॉलिबिलिटी अपन निकालेंगे तो √KSP हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √10⁻⁻10। दैट मीन्स S हमारे पास आया 10⁻⁵। इसको अपन सॉलिबिलिटी 1 मान लेते हैं। ये तो वाटर के अंदर बात हो गई। किसके अंदर बात हो गई, वाटर की बात हो गई, ठीक है। तो वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 10⁻⁻5 आ गई। अब आपको बोला हुआ है कि 0.1 mKcl, यहाँ पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जो कि बोल रहा है कि 0.1 mKcl है। तो इससे अपने को मिला 0.1 mCl-, राइट। तो Cl- आयन की कंसेंट्रेशन अपने को दे रखी है। तो ऐसे केस में जब कॉमन आयन होता है तो जो दूसरा आयन बचा उसकी कंसेंट्रेशन ही सॉलिबिलिटी के बराबर होगी। तो इसका मतलब Ag+ आयन की कंसेंट्रेशन
विल बी न्यू सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 mkcl, राइट। तो S2 अब अपने को मिला। अब S2 क्या होने वाला है, क्या होगा, KSP डिवाइडेड बाय Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय Cl माइनस आयन का कंसेंट्रेशन, जो अपन पुट कर सकते हैं। KSP है 10⁻⁻10 और Cl माइनस आयन का कंसेंट्रेशन मैंने आप कॉमन आयन से आपको बताया कितना है, 0.1, राइट। यहाँ से मिलने वाला जो Cl माइनस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इसीलिए अपन ने डायरेक्टली Cl माइनस KCl से मिलने वाली कंसेंट्रेशन के बराबर ही पुट किया है, राइट। कट करते हैं तो 10⁻⁹ आ जाता है। अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁹, यहाँ से सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁻10। अब हमारे पास आंसर जो है वो इन दोनों का रेशो है, तो S2/S1 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। सॉल्व करने पर 10⁻⁻4 आता है। अब 10⁻⁻4 अगर आंसर हमें चेक करना है तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा, फर्स्ट हो गया, ठीक है। होप यू गेट योर आंसर, थैंक यू। तो अब चलते हैं नए सवाल पर वापस से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन मोल कंसेप्ट का एक अच्छा सवाल दिया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि मोल कंसेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम और अरेनियस इक्वेशन तो एनटीए के फेवरेट हैं इस साल के। तो मोल कंसेप्ट से एक और सवाल हमारे पास है कि कंप्लीट कंबशन पर किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन पर, कौन सा, कंप्लीट कंबशन पर हमें 0.2 ग्राम CO2 मिलता है। कितना ग्राम, 0.2 ग्राम CO2 मिलता है, ये नंबर ध्यान रखने हैं। और 0.1 ग्राम H2O मिलता है। कितना मिलता है, 0.1 ग्राम H2O अपने को मिलता है। अब आपको पूछा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। अब आप देखिएगा बेटा, जितना भी हाइड्रोकार्बन होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इससे CO2 बन जाएगा। मतलब यहाँ का जितना भी कार्बन है वो किस में चला जाएगा, CO2 में। तो क्यों ना हम यहाँ से CO2 का वेट निकाल लें। CO2 के वेट से, CO2 का वेट हमें दिया हुआ है, इससे कार्बन का वेट निकाल लें। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है वो H2O में चला जाएगा, तो हम H2O से हाइड्रोजन का वेट निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे, ये CO2 है भैया, CO2 के अंदर तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन का वेट होता है 12, पूरे CO2 का वेट होता है 44। अगर आप वेट रेशो के बेसिस पे निकालते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इनटू जो भी CO2 का वेट दे रखा है 0.2, राइट। यहाँ से सॉल्व करने पर आपको 2.4/44 आता है। अगर आपको वेट रेशियो से नहीं निकालना है, मोल से निकालना आता है, तो वो भी बता देते हैं। वेट आपको दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 44, ये आपके पास CO2 के मोल आ गए। किसके मोल आ गए, CO2। इसके अंदर CO2 के अंदर एक ही कार्बन होता है, तो जितने मोल CO2 के उतने ही मोल किसके, कार्बन के। तो ये कार्बन के मोल हो गए। अब कार्बन के मोल को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कार्बन का वेट आ जाएगा। अगेन सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 2.4 डिवाइडेड बाय 44। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, मोल से भी निकाल सकते हैं और वेट रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो 2.4/44 आ रहा है कार्बन का वेट। अब अपने को परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, तो ऊपर वेट लिखते हैं अपन कार्बन का, विच इज़ 2.4 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। डिवाइड करते हैं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ 3, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करने पर अपने को मिल जाता है 18.18%। अब 18.18% अपने को कार्बन का परसेंटेज केवल एक ही ऑप्शन में है, सेकंड। तो हम आंसर तो वैसे यहीं से टिक कर सकते हैं, बट चूंकि हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी निकालना चाहते हैं, तो फिर हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालेंगे, पहले हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे। अब आप देखो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो जब हम हाइड्रोजन का रेशो निकालेंगे, किसका रेशो निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन का रेशो। तब हाइड्रोजन के रेशो के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू वेट ऑफ वाटर 0.1, राइट, जो कि मैंने पहले मेथड से यूज़ किया है। अगर आपको सेकंड मेथड यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 18 जो कि मोल्स देगा वाटर के, इंटू 2 क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इंटू 1, ये आपके पास हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का वेट आपके पास आने वाला है, मैं सेकंड मेथड से लिख देता हूँ,
0.1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 इंटू 1, यह हाइड्रोजन का वेट आ गया। वेट अपॉन मोलर मास, मोल आ गए वाटर के, इंटू 2 जो कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी है यहाँ पे, इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये वेट आ गया हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, राइट। तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परसेंटेज अब निकाल लेंगे, अब सॉल्व करने पर तो अपने को मिलना ही है 3.70%। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 18.18 और 3.70% आंसर्स में, ऑप्शंस में होने चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शंस मेथड। बेटा इसमें रिएक्शन दे रखी है आपकी, टोल्यून दे रखी है, और टोल्यून की रिएक्शन देखो किसके साथ में करवा रखी है, ये टोल्यून दे रखा है, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं आयरन के साथ में X2, यानी कि ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, वो दे रखी है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। और अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन दे रखी है तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, प्रोडक्ट आपको बना के दे रखे हैं, यानी कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना रखा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करवा रखी है। एक आपका ये वाला बना रहा है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ये वाला बना रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग हेलो अरेंज प्रोडक्ट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, यानी कि किसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और बोल रखा है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। अगर बेटा अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो हाईली रिएक्टिव तो आपका फ्लोरीन होता है, और अगर फ्लोरीन है तो अगर फ्लोरीन की वजह से ये रिएक्शन वो सुटेबल प्रिपरेशन मेथड नहीं होगा। तो अगर ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन पूछा है, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव हेलोजन तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन भाई 95 नंबर, द alkane that can be oxidized to the corresponding alcohol by KMnO4 as per the equation। ये आपके बेटा रिएक्शंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे रखा है R1, R2 और R3, इनको गैस करना है, और KMnO4 की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। तो ऐसा कौन सा हाइड्रोजन ये होगा जो OH में कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये आपके रिएक्शंस दे रखी है, वो दे रखी है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में, और वहाँ पे बेटा जनरली जो एल्केन्स होते हैं वो KMnO4 के साथ में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। बट अगर अपन बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो अगर आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो वो KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका R1, R2, R3 है, वो अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री होगा तभी जाके OH में कन्वर्ट होगा, और अगर 3 डिग्री होगा तो इसका मतलब R1, R2, R3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, यानी कि R1, R2, R3 आपके कभी भी हाइड्रोजन तो नहीं हो सकते। तो आपका पहला ऑप्शन में दे रखा है R1 बराबर हाइड्रोजन, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में बेटा दे रखा है आपका R1 बराबर CH3, ठीक है, R2 बराबर भी CH3, R3 बराबर ही CH3, इसका मतलब आपके तीनों एल्काइल ग्रुप है। और अगर तीनों एल्काइल ग्रुप है तो इस कंडीशन में जो आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो KMnO4 की प्रेजेंस में OH में एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और बन जाएगा CH3 और OH। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे भी R1 CH3 है, ये H है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे भी आपका CH3 है और ये हाइड्रोजन दे रखा, तो ये भी होगा नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है डेल एच अपने को दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज अपने को दिया हुआ है, और इंटरनल एनर्जी चेंज अपने को पूछा हुआ है। इक्वेशन हमें दी हुई है, 300 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास है। तो आपको ये पता होगा कि डेल एच इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से डेल ई इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे डेल एच माइनस ऑफ डेल एन जी आर टी। वैल्यूज पुट करते हैं, डेल एच 15K। अब देखो सारे ऑप्शन जूल में हैं, ठीक है, केवल एक लास्ट ऑप्शन है जो 1.98, तो इसलिए अपन इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15K का मतलब कितना हो गया, 15,000 हो गया,
माइनस की जगह माइनस, डेल एन जी की वैल्यू लिखते हैं। डेल एन जी होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, पर केवल गैस के लिए, ठीक है। तो गैसेस प्रोडक्ट हैं 2 और गैसेस रिएक्टेंट है 4, 3 + 1 4, तो 2 - 4 हो गया माइनस का 2, तो डेल एन जी की वैल्यू हो गई -2। जूल में दे रखा है इसीलिए 8.314, ये अपन आर की वैल्यू लेंगे और टेम्परेचर अपने पास कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो ये आया 15,000 माइनस माइनस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4988 ऐसा कुछ आएगा 0.4, राइट। अब ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19988.4 जूल। अब इसको ऑप्शंस में चेक किया जाए 19988.4, तो 19988.4 हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन अरेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देगा, ठीक है, और रेट कांस्टेंट का रिलेशन देगा। क्वेश्चन क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 500 and 700 केल्विन आर 0.04 and 0.14 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, अब एक्टिवेशन एनर्जी अपने को चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या हमारे पास ये इक्वेशन होती है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, और यहाँ आता है R, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log 0.14 डिवाइडेड बाय 0.04 दिस इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R। टेम्परेचर अपने को दिए हुए 700 माइनस 500, तो 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 500, कट कर लेते हैं, ऊपर बचा 200, 0 कट किया तो नीचे आ गया 5 इंटू 700 और ऊपर आ गया 2, ये आया कट करने पर 3.5। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को log 3.5 की वैल्यू भी दे रखी है, तो अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन यहाँ से आता है log 3.5 इंटू 2.303 इंटू R मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू आप लिख सकते हैं 8.314, क्योंकि आंसर जूल में निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 700 इंटू 500 और नीचे डिफरेंस लिखा, नीचे की तरफ आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 200। नीचे क्यों आया, देखिए जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और 700 इंटू 500 ऊपर आ जाएगा, इसीलिए 700 इंटू 500 ऊपर लिखा और 200 नीचे लिखा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी, सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा 8.219। वैसे आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 18222, आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, तो लगभग आंसर हमारे पास थर्ड ऑप्शन बनता है। तो 18219 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मतलब कौन सा आंसर बना बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज mass of glucose required to be dissolved to prepare 1 liter of its solution which is isotonic with 15 gram per liter solution of urea, right। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करनी है, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आपको ये बात पता होगी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए π1 इज इक्वल टू π2 होता है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है वो आइसोटोनिक होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है तो हम उसके अंदर बात कर रहे हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास बराबर होता है CRT के, तो C1RT और ये हो जाएगा C2RT। पर यहाँ पर जो कंसंट्रेशंस आती हैं RT से RT कैंसिल आउट कर देते हैं तो C1 इज इक्वल टू C2 आता है। बट ये कंसंट्रेशंस याद रखिएगा मोल पर लीटर में होती हैं, तब इक्वेट होती हैं, राइट। तो कंसंट्रेशंस लिखी जाती है मोल पर लीटर में, यहाँ अपने को दिया हुआ है ग्राम पर लीटर।
तो ग्राम पर लीटर को अगर मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना होता है मोलर मास से। जब कंसंट्रेशन आपको ग्राम पर लीटर में दिया हुआ हो तो ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, वेट ग्राम को मेज़र करता है तो वेट को ग्राम मेज़र करता है, इसीलिए ग्राम अपॉन मोलर मास अगर अपन लिखते हैं तो मोल आ जाते हैं। तो राइट, तो कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट यूरिया का अपने को दिया हुआ है 15 ग्राम पर लीटर, अपन ने इसको डिवाइड कर दिया मोलर मास यूरिया का विच इज 60 ग्राम पर मोल, राइट। इसी तरीके से अपन ग्लूकोज के लिए, अब ऑप्शन सारे वेट में दिए हुए हैं तो अपन ने वेट मान लिया W और उसका मोलर मास 180, राइट। अब कट कर लेते हैं, यहाँ से अपने को W मिल जाएगा और ये W अपने पास ग्राम पर लीटर में ही होना चाहिए क्योंकि 1 लीटर के अंदर अपने से पूछा हुआ है, राइट। कट करते हैं तो ये 4 टाइम्स कट हो गया तो ये 1/4 आ गया विच इज़ इक्वल टू W/180। अब यहाँ से W निकाला जाए तो 180/4 हो जाएगा। 180/4 का मतलब कितना हो गया 45 ग्राम। अब 45 ग्राम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं भैया अपने को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये 4th ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा 4th हो गया, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को टिक करेंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे और तुरंत नए सवाल पर चले जाएंगे, ठीक है। होप यू गेट योर आंसर, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बेटा Mn2CO10 ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है, ये CO, ये CO, यहाँ पर ये CO और ये CO, फिर एक CO इधर लगा दो, एक CO इधर लगा लो, यानी कुल मिला के ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। ये Mn2CO10। कोबाल्ट के साथ अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड तो बीच में ब्रिज के फॉर्म में होते हैं, बाकी के यहाँ लगे होते हैं। टोटल कितने लगाने हैं 8, 2 आपने यूज कर लिए, 3 यहाँ पर आएंगे और 3 यहाँ आएंगे। अब इन स्ट्रक्चर को आप गौर से देखो, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या इनमें मेटल मेटल लिंकेज हैं? बिल्कुल हैं। क्या इनमें टर्मिनल CO ग्रुप हैं? टर्मिनल पोजीशन पर CO ग्रुप है। क्या इन दोनों में ब्रिजिंग CO ग्रुप है? नहीं है, इसमें ब्रिजिंग CO ग्रुप नहीं है, यहाँ पर ब्रिजिंग CO ग्रुप है। क्या मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में? मेटल कार्बोनिल में मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा, ये चीज़ें कॉमन है इन दोनों में। तो A, B और D इसको मिला के आंसर क्या हो जाता है 4। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 100 नंबर। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन ड्यू टू, यानी कि आपका पॉजिटिवली चार्ज मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, यानी कि अपन ये कार्बन एटम मान लेते हैं, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। और अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज क्यों करेगा? देखो, मिथाइल ग्रुप अटैच टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज, किस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज करा है? तो बेटा अगर मिथाइल ग्रुप अपन देखें कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच है तो यहाँ पे इसके 2 इफेक्ट लगते हैं। एक तो आपका लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको अपन बोलते हैं +S इफेक्ट, इसी के साथ में इसके साथ लगेगा +I इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का पॉजिटिव वाला +I। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा भाई? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस नहीं लगता, प्लस लगता है, इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर लिखा है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक, नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। फिर आपके 4th ऑप्शन में दे रखा है मीजोमेरिक, इसका मतलब मीजोमेरिक भी यहाँ पे नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा दे रखा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।